खुशबू और खेतों की हरियाली, करारी खबरें और एक कप चाय की प्याली। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जो लहराता है किसानों का परचम, यानी आपका अपना कृषि दर्शन। आज हर एक चूल्हे पे पक रहा खाना देन है आप किसान भाइयों की, जो खेती को ना सिर्फ पानी से बल्कि अपना खून पसीना एक करके उसे कड़ी मेहनत और लगन से सींचते हैं और हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चावल खरीदने किया 1.5 करोड़ टन का आंकड़ा पार, खरीद जारी। नीम मिश्रित यूरिया उत्पादन से सीमा हटी, नहीं होगी यूरिया की कमी। आलू को प्रभावित करते झुलसा रोग के विरुद्ध डेटाबेस तैयार, वैज्ञानिकों ने कसी कमर। और सोयाबीन उत्पादों को स्वादिष्ट बनाने में सफलता। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी। अब खबरें विस्तार से। देश में खरीफ उत्पादन धान की खरीद जारी है। ये एक महत्वपूर्ण सफलता है कि धान खरीद में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सरकार द्वारा धान उत्पादकों को निर्धारित मूल्य दिया जा रहा है, जिसके चलते खरीद सहज हो गई है। दूधिया सफेद मोतियों से दाने लिए धान की भरपूर फसल ने बेहतर गुणवत्ता वाला चावल दिया है। किसान को उसका सही दाम दिलाने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर देश भर में चावल की खरीद की गई। ताजा आकलन के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए चावल के खरीद का यह आंकड़ा 1.5 करोड़ टन पार करते हुए 1.6 करोड़ टन तक जा पहुंचा है। ज्ञात हो कि 77.8 लाख टन की खरीद कर पंजाब राज्य सबसे आगे है, तो वहीं 20 लाख टन की खरीद के साथ हरियाणा दूसरा स्थान बनाए हुए है। आगामी रबी फसलों के पोषण के लिए यूरिया की मांग बराबर बनी हुई है। सरकार द्वारा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए नीम मिश्रित यूरिया उत्पादन से सीमा हटा ली गई है। इस तरह से यूरिया की मांग पूरी की जा सकेगी और उत्पादन भी बेहतर होगा। रबी की बढ़वा लेती फसलें पोषण के लिए उर्वरक के तौर पर यूरिया की मांग कर रही हैं। किसानी मददगार सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाते हुए नीम मिश्रित यूरिया उत्पादन की सीमा 35% को हटाकर 100% कर दिया गया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार के अनुसार सरकार ना तो यूरिया के दाम बढ़ा रही है और ना ही उससे सब्सिडी हटा रही है। उनका मानना है कि नीम मिश्रित यूरिया के प्रयोग से रासायनिक खाद की खपत घटेगी, तो वहीं उपज में बढ़ोतरी होगी। आलू की खड़ी फसल को इन दिनों पिछैता झुलसा यानी लेट ब्लाइट का खतरा बना हुआ है। आलू उत्पादकों की मदद के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने कमर कस ली है। आलू की खड़ी फसल अभी शैशव अवस्था में है, मगर इस पर पिछैता झुलसा यानी लेट ब्लाइट का खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और उसके मोदीपुरम मेरठ स्थित क्षेत्रीय केंद्र द्वारा एक डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आलू उत्पादकों को सजग करने के लिए मीडिया की मदद ली जा रही है। किसी भी अप्रत्याशित आपदा और झुलसा से जुड़ी जानकारी लेने के लिए यहां संपर्क करें। dircri@icar.org.in cpricc.modipum@gmail.com दूरभाष 0121257525 सोयाबीन आज बड़े क्षेत्र में अपना स्थान बना चुकी है। इसके उत्पादों को और भी अधिक पौष्टिक बनाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा इसका विश्लेषण कर इसके स्वाद को बिगाड़ने वाले रसायन को हटा दिया गया है। स्वाद और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन बहुल सोयाबीन बराबर मांग बनाए हुए है, मगर इधर इससे प्राप्त एंजाइम लिपोकीजनेज द्वारा इसे स्वादहीन बनाने की सूचनाएं मिल रही थी। इसे देखते हुए इंदौर स्थित सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय द्वारा लिपोकीजनेज युक्त 2 संकर सम्राट और PI 086023 को विकसित किया गया। ज्ञात हो कि इससे पूर्व LRC 109 और NRC 110 2 जीनोटाइप तैयार किए गए थे। इन्हीं से ये नए संकर जन्मे हैं जो सोयाबीन उत्पादों को स्वादहीन होने से रोकेंगे। लगातार बढ़ती ठंड पाला लाने की ओर बढ़ रही है। आखिर देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम के और क्या हाल हैं और उसके अनुरूप क्या कुछ कृषि क्रियाएं की जानी है, आइए जानते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश सहित असम, त्रिपुरा और ओडिशा में घने कोहरे की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान में न्यूनतम तापमान थोड़ा अधिक रहेगा। इसके अलावा जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। विश्व स्तर पर पशु उपयोगी खली के दाम औंधे मुंह गिरे हैं। इसका प्रभाव भारतीय मंडियों में भी देखने को मिला है। देश की अधिकांश मंडियों में सोया खली, रेपसीड खली, धान भूसी खली और अरंडी खली के दामों में लगातार गिरावट आ रही है। कहीं स्थानीय स्तर पर सब्जियों की मांग और दाम दोनों में इजाफा हुआ है। आलू, टमाटर, प्याज के अलावा गाजर और शिमला मिर्च भी उछाल ली गई है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है जिससे जुड़कर किसान अपनी आय में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार कई योजनाओं द्वारा किसानों को बढ़ावा दे रही है। इसमें न केवल किसानों के लिए संभावनाएं हैं, बल्कि पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति भी इससे जुड़कर इसे आय का माध्यम बना सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन अपनी उपज के अच्छे दाम लेना किसान के लिए एक मुश्किल भरा काम है। आज भी फसल खराब होने के डर से किसान अपनी उपज को औने पौने दामों पर बेच देता है। किसानों की फसल अगर खराब होने से बच जाए तो वे काफी मुनाफा कमा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की इन्हीं समस्याओं का समाधान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद तैयार करके बहुत से किसान अच्छी कमाई भी कर रहे हैं और फसल की बर्बादी को रोकने में भी सफल हो रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ खाद्यान्न की बर्बादी रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्क स्थापित करने की पहल बेहद सार्थक कदम है। इन फूड पार्कों में किसान को अपनी उपज के लिए सीधा बाजार उपलब्ध होता है और उपभोक्ताओं को भी बढ़िया दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं और किसान सीधे प्रसंस्करणकर्ता को अपना माल बेच सकता है और बिचौलियों के चंगुल से बच सकता है। हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और खाद्य प्रसंस्करण में इस समय काफ़ी निवेश भी हो रहा है और इसकी प्रगति भी काफ़ी तीव्र गति से हो रही है। विशेषकर हमारे देश के जो किसान भाई हैं, जो विभिन्न अनाज, फल फूल, सब्जी पैदा करते हैं, उनके सामने समस्या होती है कि उसको यदि तुरंत नहीं बेचें तो उसके रखरखाव की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो उनकी जो फसलें हैं, फल हैं, अनाज हैं, जो भी पैदा करते हैं, उसको प्रसंस्करण करने के लिए
जो यूनिटें आएंगी वो ख़रीद लेंगी और फार्मर्स को भी उसका अच्छा दाम मिलेगा। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं ली हैं जिससे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके, इस क्षेत्र में निवेश को आमंत्रित किया जा सके। इस विषय में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनसे कि उद्योग लगाने का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, वो देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित की जाए, जिससे कि वहाँ उद्यमी आकर के अपनी यूनिट लगाएं और फिर फार्मर से बाई करके अपना खाद्य प्रसंस्करण कर सकें। दूसरी तरफ जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, फार्मर्स के ग्रुप भी हो सकते हैं, नवयुवक भी हो सकते हैं, बेरोजगार पढ़े लिखे युवक भी हो सकते हैं, या जो उद्यमी लोग हैं वो भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार सुविधा दे रही है। और उसके लिए हमने एक नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग लॉन्च किया हुआ है, जो कि 12th प्लान में लॉन्च किया है। उसके तहत विभिन्न योजनाओं में विभिन्न तरह की वित्तीय सहायता दी जाती है। जैसे यदि कोई एक प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहता है, वो मेगा फूड पार्क हमने क्रिएट किए हुए हैं, जहाँ की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सुविधाएं वहाँ हैं, तो वहाँ कोई यूनिट लगा सकता है। साथ में ही यूनिट लगाने के लिए 50 लाख तक वित्तीय सहायता भी हमारी स्कीम में मिशन के तहत दी जाती है। मेगा फूड पार्क इस मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, उसका निर्माण किया जाता है। और इस योजना को हब एंड स्पोक मॉडल पर डिज़ाइन किया गया है। एक केंद्रीय जगह होती है जिसमें मिनिमम 50 एकड़ लैंड होना ज़रूरी है। उसमें डेवलप्ड प्लॉट्स और कॉमन सुविधाएं जो कि खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को आवश्यकता होती है, वो तैयार किए जाते हैं। और फिर जितने भी इसके आसपास का कैचमेंट एरिया है, उस सारे कैचमेंट एरिया से इन यूनिटों को रॉ मटेरियल की सुविधा मिल सके, उसके लिए प्रोडक्शन सेंटर्स जितने हैं उन पर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर निर्मित किए जाते हैं। और ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, स्टोरेज और रेफर व्हील ट्रक्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है। फार्मर से कोई भी उद्यमी अपनी चीज़ जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअल में, वहाँ से ख़रीद सकता है और इन सेंटर्स पे स्टोर कर सकता है, एग्रीगेट कर सकता है। यहाँ से रेफर ट्रक्स के द्वारा वो अपनी यूनिट जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में लगाई गई है, जहाँ की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ उसको ले जा सकता है। और जो भी माल तैयार होता है, वो सारी उत्पादित वस्तुओं को शहरों के लिए, गांवों के लिए, मार्केट के लिए भेजने के लिए भी वो रेफर ट्रक्स को यूज कर सकता है। जो मेगा फूड पार्क स्कीम है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण में बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होती है और उसके लिए हर व्यक्ति जो कि यूनिट लगाना चाहता है उसको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कॉमन फैसिलिटी के रूप में वो सारी टेक्नोलॉजी और सुविधाएं क्रिएट की जाती हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, ड्राई वेयर हाउस है, पल्पिंग यूनिट्स है, राइपनिंग चैम्बर्स है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइंस है। इन चीज़ों को हर यूनिट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी आदमी जो अपनी यूनिट लगाना चाहता है, वो इन चीज़ों को हायर बेसिस पे ले सकता है, तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है और इस वजह से उसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ इस उद्योग को मिलेगा। ये स्कीम जो है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लागू की जा रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहे इस स्कीम में, उसको सरकार 50 करोड़ तक की सहायता देती है और ये एक एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% होता है। जहाँ तक इसके स्थान का चयन का सवाल है, ये जो आदमी, जो एंटरप्रेन्योर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसकी वायबिलिटी देखता है, असेस करता है, जिस तरह की उसको कॉमन फैसिलिटीज वहाँ लगानी है
उनको ध्यान में रखते हुए उस एरिया में क्या क्या क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, क्या क्या सरप्लस है, कौन सी चीज़ों को यहाँ प्रोसेस किया जा सकता है, ये सारा एक स्टडी करके वो अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जो सिलेक्शन है उसकी साइट का, ये इकोनॉमिक वाइबिलिटी के बेसिस पर और दी प्रोडक्शन सिस्टम उस एरिया का है उसके ऊपर में निर्भर करता है। और ये राज्य के किसी भी जहाँ भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, जहाँ फल सब्जियाँ या ग्रेन्स का अच्छी पैदावार होती है और जहाँ आसानी से लैंड उपलब्ध हो सकती हो, उन जगहों पर इसको लगाया जा सकता है। सरकार की तरफ से कोई भी जगह इसके लिए निर्धारित नहीं की जाती। मेगा फूड पार्क एक एसपीवी द्वारा डेवलप किया जाता है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, और फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस का एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है जो कि प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स के द्वारा होता है। तो फार्मर डायरेक्टली जो एपीएमसी एक्ट है स्टेट के, उनके नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना माल डायरेक्टली जो प्रोसेसर होता है उसको बेच सकेंगे। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंटों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो भी यूनिट प्रोसेसिंग करती है इन चीज़ों की, वो डायरेक्टली जाके फार्मर से बाई कर सकती है। तो यहाँ फिर बिचौलिए का आना संभव नहीं है और इसका लाभ सीधा फार्मर को मिलने वाला है, क्योंकि जो यूनिट प्रोसेस करेगी वो अपनी रिक्वायरमेंट से फार्मर्स के साथ में सहयोग करके उनको टेक्नोलॉजी भी देगी और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो जो रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकता है उसके अनुसार फसल पैदा करके प्रोसेसिंग यूनिट को दे सकेंगे और उनको एक पक्का मार्केटिंग का सिस्टम भी मिल जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण में जो चीज़ें बनती हैं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पेरिशेबल होती हैं, जो नष्ट हो जाती हैं, जिनको आप ओपनली स्टोर नहीं कर सकते। उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में होना ज़रूरी है उनकी क्वालिटी को बचाए रखने के लिए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रीफर ट्रक्स, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का प्रावधान है और वो एसपीवी मैनेज करती है। उनको हायर बेसिस पे यूनिट यूज कर सकती है और यूनिट अपना रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स भी ले सकती है। उसके लिए भी हमारे नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग में अलग से सहायता मिलती है। और इस तरह से एक कंप्लीट चेन फ्रॉम प्रोडक्शन, फार्म लेवल प्रोडक्शन से प्राइमरी सेंटर में आना, वहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रक से प्रोसेसिंग सेंटर में आना और प्रोसेसिंग सेंटर से उसको मार्केट में ले जाना, उसके लिए एक कंप्लीट चेन, सप्लाई चेन जो है वो मेंटेन हो जाती है, जो कि एक उद्देश्य है मेगा फूड पार्क का। विशेषकर फार्मर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको बाज़ार की ट्रेंड्स हैं उनको थोड़ा देखना चाहिए और जिन चीज़ों की खपत ज़्यादा है और जिन चीज़ों की प्रसंस्करण के लिए ज़्यादा डिमांड है, ऐसी फसलों का उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी प्रसंस्करण यूनिटें आ रही है जिनको एक विशेष तरह के उत्पादन की आवश्यकता होती है, लेकिन फार्मर्स विशेषकर जो भी उस एरिया में उगाया जाता है उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी उगाते रहते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस विषय में थोड़ी जानकारी हासिल की जाए और जिन क्रॉप्स की, जिस क्वालिटी की प्रसंस्करण के लिए आवश्यकता है, वो क्रॉप्स, वो क्वालिटी यदि वो पैदा करें तो उनको इसका अच्छा दाम मिलेगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फार्मर्स भी अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर प्रसंस्करण उद्योग लगा सकते हैं और जो नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग है उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे अचार बनाने का है, पापड़ बनाने का है, दाल मिल छोटे स्केल पे लगाने का है, ऐसी बहुत सारी यूनिट हैं जो कि फार्मर्स इस स्कीम का लाभ उठा करके अपने एरिया में पैदा होने वाली क्रॉप्स को प्रोसेस करके बाज़ार में बेचने के लिए लाभ उठा सकते हैं। मैं किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि वो इस सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की जो भी योजनाएं हैं इस क्षेत्र में, उनका लाभ लेकर के इस क्षेत्र से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें।
इसका सीधा लाभ फार्मर्स को होगा, क्योंकि वो अपनी जो फसल होगी, क्रॉप होगी, उसका अच्छा दाम ले पाएंगे। इसका लाभ उन बेरोज़गारों को भी हो सकता है जो एक छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक की यूनिटें लगा सकते हैं। और इसका लाभ वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट में, जहां हमने स्टेट फूड प्रोसेसिंग मिशन बनाए हुए हैं, उनसे ले सकते हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी वो हमारी वेबसाइट है मिनिस्ट्री की, उस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेट में जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग है या स्टेट में फूड प्रोसेसिंग मिशन है, उनसे भी विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली सहायताओं के बारे में मालूम कर सकते हैं। मैं ये आह्वान करना चाहूँगा हमारे बेरोज़गार युवकों का और किसानों का कि वो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से अधिक मात्रा में जुड़ें, जिससे कि वो अपनी फसलों का अच्छा दाम भी ले सकें और एक नया उत्पाद बना करके वैल्यू एडिशन करके एक नए मार्केट की खोज भी कर सकें और उससे जुड़ सकें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ खाद्यान्न की बर्बादी रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। अपनी जिज्ञासाएं और सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजिए, जिससे हम इस कार्यक्रम को और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बना सके। तो अब दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।